30 साल पहले जो नेता सड़क पर अपना खून बहाकर सिस्टम से लड़ रहा था, आज उसी पर आरोप है कि उसने पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया। पंद्रह साल पहले एक औरत हवाई चप्पल पहनकर निकली थी, माँ माती मानुष का नारा लेकर। लोगों ने भी उन्हें खूब अपनाया, अपने सराखों पर बैठाया। पर आज वही बंगाल उन्हीं से सवाल पूछ रहा है। जैसे जैसे वो वक्त गुजरा, उम्मीद डर में बदलने लगी। जो माँ माती मानुष का नारा लेकर ममता बनर्जी अपने साथ आई थी, वो अब सिर्फ एक पोस्टर बनकर रह गया था। आखिर इन 15 सालों में बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी की पार्टी इतनी बुरी तरह हारी कि ममता बनर्जी अपनी खुद की सीट तक नहीं बचा पाई। चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। 16 अगस्त 1990 हजरा क्रॉसिंग पर एक भीड़ जमा थी। ये कोई आम भीड़ नहीं थी, बल्कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक बंद प्रोटेस्ट था, जिसे एक 35 वर्ष की महिला ममता बनर्जी लीड कर रही थी। उस वक्त पश्चिम बंगाल में सीपीआईएम का राज था। सिस्टम पर कंट्रोल उनका इतना गहरा था कि उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोई हिम्मत भी नहीं करता था। मगर उस दिन हजरा के चौराहे पर सब कुछ बदलने वाला था। प्रोटेस्ट के बीच सीपीआईएम के लोगों ने अचानक रैली पर हमला कर दिया, जिसमें उस वक्त सीपीआईएम के लीडर का भाई लालू आलम भी मौजूद था, जिसने सीधा ममता बनर्जी पर हमला करते हुए सीधा उनके सर पर वार किया, जिसके चलते ममता बनर्जी का स्कल फ्रैक्चर हो गया और वो वहीं बुरी तरह घायल हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि पश्चिम बंगाल में सीपीआईएम के अंत की शुरुआत थी। खून से लथपथ ममता दीदी की सफेद साड़ी पूरी तरह लाल हो चुकी थी, जिसकी तस्वीरें जब पश्चिम बंगाल में फैली तो उसने सीपीआईएम के खिलाफ पूरे राज्य में गुस्सा भर दिया, जिससे ममता बनर्जी को पॉलिटिक्स में एक नया पुश मिला। लेकिन उन्हें जल्द ही इस बात का एहसास हो गया कि उनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस सीपीआईएम के खिलाफ उतना एग्रेसिव नहीं है जितना वो होना चाहती थी। उनका मानना था कि बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट की बी टीम बनकर रह गई है, जिसके चलते साल 1997-98 में ममता बनर्जी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़कर अपनी खुद की पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, जिसका सिंबल घास फूल ये दर्शाता था कि उनकी पार्टी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। लेकिन आज साल 2026 में पश्चिम बंगाल के ही लोगों ने उन्हें सत्ता से बाहर निकालकर वहां कमल खिलाया है, जो पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि वहां किसी राइट विंग पार्टी की जीत हुई हो। जिसके चलते अब ये बड़ी ही ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी लेफ्ट विंग के लोग हैं वो बंगाल इलेक्शन को ईवीएम हैक, मोदी की तानाशाही या इलेक्शन कमीशन पर ही आरोप लगाते हुए एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें इस बात को पचाने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं 5 ऐसे पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं जो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की हार का एक बड़ा कारण बने। जिसमें सबसे पहला है एसएससी टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम। पश्चिम बंगाल में एसएससी एग्जाम एक बहुत बड़ा घोटाला है, जिसमें 25,000 से ज्यादा टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन द्वारा पैसों के बदले नौकरी दी गई थी। जिसके चलते अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी रिक्रूटमेंट को कैंसिल करते हुए सीबीआई और ईडी की इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कैम भी काफी बड़े लेवल पर चल रहा था, जिसमें लगभग 9 से 10,000 करोड़ का घोटाला बताया जाता है, जिनका इम्पैक्ट डायरेक्ट उन गरीब लोगों पर पड़ा जिन्हें वक्त पर अपना राशन नहीं मिल रहा था या उन्हें राशन लेने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जिसका असर साल 2026 के चुनाव में साफ देखने को मिला। फिर साल 2024 में हुए संदेश खाली केस ने न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश को हैरान कर रख दिया। ये एक ऐसा केस था जिसमें टीएमसी के एक नेता शाहजहां शेख पर कई सालों तक कई महिलाओं के साथ सेक्सुअल अब्यूज, गैंग रेप और हैरेसमेंट के साथ साथ जमीन हड़पने के भी आरोप लगे थे।
जिसे लेकर ये भी आरोप लगाया जाता है कि जब इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला गया तो ममता बनर्जी की सरकार ने इसे छुपने में भी मदद की थी, लेकिन जब ये पकड़ा गया तब भी इसके तेवर में ज्यादा कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिला कि मानो इसे पता हो कि पश्चिम बंगाल में तो दीदी की ही सरकार है, जिसके चलते इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब ये बता पाना तो मुश्किल होगा कि इस केस में एग्जैक्टली कितनी महिलाएं शिकार हुई थी, क्योंकि शाहजहां शेख वहां का काफी पावरफुल नेता था जिसके खिलाफ आवाज उठाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, और वो ये सब कई महिलाओं के साथ काफी लंबे समय से करता आ रहा था, जिसके चलते उसके अरेस्ट होने के बाद वहां के लोगों का डर कम हुआ और इस केस ने ना सिर्फ वहां के वोटर्स बल्कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले कई वोटर्स को अफेक्ट किया, जिसका नतीजा साल 2026 के इलेक्शन में देखने को मिला। फिर 9 अगस्त 2024 को हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें एक 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की अपनी ड्यूटी के दौरान ब्रूटली रेप करते हुए उसका मर्डर कर दिया जाता है, जिसे इंसाफ दिलाने के लिए वहां के मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स को वहां की सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ काफी लंबी जंग लड़नी पड़ी, लेकिन फिर भी उसे डेथ पेनल्टी की सजा नहीं मिली। अब इस केस में भी ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर कई आरोप लगे कि उन्होंने कॉलेज से एविडेंस मिटाने की कोशिश करी और इन्वेस्टिगेशन भी सही ढंग से नहीं हुई, जिसके चलते आखिर में ये केस सीबीआई को सौंपा गया ताकि इस केस की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन पूरी हो और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो कि ममता बनर्जी की सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर था। वो अगर इस क्राइम को होने से नहीं रोक सकती थी तो कम से कम इस केस की इन्वेस्टिगेशन तो सही ढंग से होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा इसके कुछ टाइम बाद वो अपने किसी भाषण में ये कहती नजर आई कि अंधेरा होने के बाद लड़कियों और महिलाओं को अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, जिसके चलते एक महिला होने के नाते उनका जो महिला वोट बैंक था वो भी उनसे नाराज हो गया। फिर साल 2026 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की विक्टिम मदर ने भी बीजेपी की टिकट से इलेक्शन लड़कर ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा झटका दिया। अब आप में शायद बहुत से लोग कहेंगे कि बीजेपी ने अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए रत्ना जी का फायदा उठाया है, उन्हें बीजेपी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी, बीजेपी में भी तो इतने सारे क्रिमिनल्स और रेपिस्ट हैं। तो नो डाउट कि बीजेपी में कई सारे नेता ऐसे हैं जिन पर रेप, मर्डर, किडनैपिंग और ना जाने कितने सीरियस एलिगेशंस लगे हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ एक पार्टी का हाल नहीं है, बल्कि हमारे देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन सभी का यही हाल है। सभी पार्टियों में आपको ऐसे लोग भर भर कर देखने को मिलेंगे। तो वहीं रही बात रत्ना जी की, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उन्हें इस बात पर पॉइंट आउट करना चाहिए कि उन्होंने बीजेपी क्यों ज्वाइन करी या उन्हें बीजेपी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी। अब जिस तरह के बंगाल के हालात थे तो वो कांग्रेस या सीपीआईएम तो ज्वाइन नहीं कर सकती थी और टीएमसी ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं बनता, जिसने उनकी बेटी को इंसाफ दिलाना तो छोड़ो उल्टा कॉलेज से सबूत तक मिटाने की कोशिश करी थी। तो ऐसे में उनका बीजेपी ज्वाइन कर खुद सत्ता हासिल करना एक पॉजिटिव साइन है, जिससे शायद बीजेपी और रत्ना जी दोनों का फायदा हुआ। अब रत्ना जी शायद पावर में आकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर सकती है ताकि जो उनकी बेटी के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट SIR, जो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की हार और बीजेपी की जीत का एक बड़ा कारण है। पश्चिम बंगाल में 2026 के चुनाव से पहले SIR में लगभग 90 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए, जिसमें से 24 लाख डेड वोटर्स थे, 12 लाख मिसिंग या अनट्रेसेबल वोटर्स थे जिनका कोई अता पता ही नहीं था। बाकी बचे हुए डुप्लीकेट, सस्पेक्टेड, इलीगल या अनवेरिफाइड वोटर्स थे। अब आप कहेंगे कि ये तो सीधा सीधा बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की चाल थी, जिन्होंने इतने सारे वोटर्स के नाम काटकर इलेक्शन रिजल्ट पहले से ही फिक्स कर लिया था। अब देखा जाए तो एक राज्य में 90 लाख वोटर्स का नाम कट जाना एक चिंता का विषय तो जरूर है, लेकिन अगर ये नंबर पश्चिम बंगाल का हो तो इसे फिर भी जस्टिफाई किया जा सकता है। हालांकि अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने SIR में कुछ गड़बड़ी करी है या बीजेपी भी बिल्कुल दूध की धुली हो। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि पश्चिम बंगाल में डुप्लीकेट वोट, फेक वोटर्स या इलीगल वोटर्स ना हो, क्योंकि पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, जहां से कई घुसपैठिए भारत में आते जाते हैं, जो कि नेशनल लेवल पर भी सिक्योरिटी पर्पस से काफी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो ऐसे में आपको मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि वेस्ट बंगाल में SIR के दौरान 90 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए। इवन सोशल मीडिया पर तो एक वीडियो ऐसी भी वायरल हो रही थी जिसमें एक पोलिंग बूथ पर बीजेपी के बटन पर टेप लगाकर उसे ब्लॉक कर रखा था ताकि वहां कोई बीजेपी को वोट ही ना दे सके। দেখুন 3 নম্বর বোতামটা ব্লক করা আছে কিনা, ব্লক করা আছে তো, ব্লক করা আছে তো না, কিন্তু যখন 3 নম্বর ব্লক করা আছে তো দেখে যান 3 নম্বর ব্লক করা আছে কিনা, ব্লক করা আছে কিনা দেখে যান।
इसके अलावा इलेक्शन के दौरान हिंसा होना तो पश्चिम बंगाल में आम बात रही है। तो अगर आप ये बात मानते हैं कि SIR की वजह से बीजेपी को बंगाल इलेक्शन में जीत हासिल हुई है, तो आपको ये बात भी माननी चाहिए कि TMC भी कोई फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन नहीं लड़ती थी। हो सकता है कि 90 लाख वोटर्स में से कुछ वोटर्स जेन्युइन भी हो, जिनका नाम जानबूझकर बीजेपी को फायदा देने के लिए काट दिया गया हो। तो वहीं जो वोटर फेक, डुप्लीकेट या इलीगल थे, उनका फायदा ममता बनर्जी को मिल रहा होगा, जो उन्हें इस बार नहीं मिल पाया। खैर, मुझे तो इस बात पर कोई डाउट नहीं है। मैं अपने देश के इलेक्शन कमीशन और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा करता हूँ। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।